इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग का कंप्लीट पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एनटीएस गेट, एनएटी, एचएटी या यूसेट जो भी कम्पिटिटिव टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं उसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है 30 to 35% होता है, तो उसमें आप 100% मार्क्स ले सकते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन में। बस आपने ये वीडियो जो है कंप्लीट तक देखनी है। इसमें हमने जो है टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हमने डिस्कस की है विद कंसेप्ट इन सॉल्व एग्जांपल। ओके, 2 to 3 एग्जांपल एक टॉपिक्स के साथ जो है सॉल्व की हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ओके, जो मेनली जो पोर्शंस होते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग में वो अर्थमेटिक होते हैं, अलजब्रा इन ज्योमेट्री के रिलेटेड जो है एमसीक्यूज होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में। आपने देखा होगा कि अर्थमेटिक के रिलेटेड 12 एमसीक्यूज होता है, अलजब्रा के रिलेटेड 8 एंड ज्योमेट्री के रिलेटेड 5 और 6 एमसीक्यूज होता है एनटीएस गेट या एचएटी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है। ओके, तो अब अर्थमेटिक के रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स है। अर्थमेटिक के रिलेटेड जो है नंबर्स इन ऑपरेशंस के रिलेटेड होता है, डिसिमल्स के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शंस के रिलेटेड, परसेंटेजेस के रिलेटेड। अब ये सारे जो है हम डिस्कस करने वाले हैं विद कंसेप्ट इन एग्जांपल्स के साथ। ओके, पावर्स एंड रूट्स के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस होते हैं, रेशोज एंड प्रोपोर्शंस के रिलेटेड, एवरेजेस प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी इन इनइक्वालिटीज़ के रिलेटेड, एलसीएम एंड एचसीएफ के रिलेटेड जो है टॉपिक्स होते हैं अर्थमेटिक के पोर्शन में। ओके, अब यहाँ पर आते हैं अलजब्रा। अलजब्रा में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो है दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ अलजब्रा के रिलेटेड जो है एमसीक्यूज होता है। इन फैक्टरिंग इन अलजब्रिक फ्रैक्शन वो हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ साथ। ओके, अलजब्रिक इनइक्वालिटीज़, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस आते हैं इसमें, लीनियर ग्राफ्स एंड सेट्स। ओके, अब यहाँ पर ज्योमेट्री के रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, एरियाज एंड पैरामीटर्स के रिलेटेड, ट्राइंगल्स के रिलेटेड, सर्कल्स के रिलेटेड, वॉल्यूम, polygons in geometric inequalities एंड पैरेललोग्राम के रिलेटेड। ओके, अब यहाँ पर अर्थमेटिक से हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स इन ऑपरेशंस के सब टॉपिक से। ओके, अब नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि नंबर्स टाइप्स कितने हैं और एग्जांपल्स क्या है। वो यहाँ पर अब नेचुरल नंबर से हम स्टार्ट करते हैं कि नेचुरल नंबर जो है काउंटिंग नंबर विच आर यूज फॉर काउंटिंग आर नोन एज नेचुरल नंबर, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5। ओके, बट यहाँ पर जो स्टार्ट जो है वो 1 से होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। ओके, द सेकंड वन इज द होल नंबर। होल नंबर on including 0 in the natural numbers we get the whole number। ओके, नेचुरल नंबर के साथ आप 0 भी लगा दे तो ये होल नंबर्स बन जाएगा 0 1 2 3 4 5। ओके, integers, the whole numbers including the negative numbers in excluding the fractions are known as integers. For example, -5, -4, -3 and 1 2 3 4 5। ओके, होल नंबर्स, इन होल नंबर्स के साथ आप नेगेटिव नंबर्स भी आप शामिल कर दें और इससे फ्रैक्शन आप निकाल दें, फ्रैक्शंस एंड डिसिमल्स, तो ये इंटीजर्स होते हैं। ओके, इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकता है। ओके, the next number is prime numbers. A prime number is a number which is divisible by 1 in itself is prime number. For example 2 3 5 7 and 11। अब for example 11 है तो 11 का सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 is 11 and the second one is 1। ओके, सिर्फ 1 पर डिवाइड हो सकता है इन 11 पर डिवाइड हो सकता है, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ओके, द सेकंड नेक्स्ट वन इज को प्राइम नंबर्स। Two natural numbers p and q are said to be co-prime if their HCF, that is highest common factor, is 1। 2 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 होता है, 7 एंड 9 का जो कॉमन फैक्टर है HCF है वो 1 होता है। ओके, 11 एंड 9 का जो है वो 1 होता है। ओके, तो these are called the co-prime numbers। okay, the next one is composite number। तो composite numbers वो numbers होते हैं जो कि प्राइम नंबर नहीं होते। मतलब ये है कि वो numbers जिसके जो है फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। ओके,
फॉर एग्जांपल 4, फॉर एग्जांपल 9। 9 जो है 3 पर डिवाइड होता है, 1 पर डिवाइड होता है, 9 पर भी डिवाइड होता है, तो दैट नंबर इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। ओके, 12 भी कंपोजिट नंबर है। अब 13 नहीं है, क्योंकि 13 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, वन इज 13 itself एंड अदर वन इज 1। ओके, द नेक्स्ट वन इज इवन नंबर्स। इवन नंबर्स बहुत ही आसान है, आपको पता होगा। इन इंटीजर्स विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज एन इवन नंबर। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6 एंड 8। ओके, दीज आर द इवन नंबर्स, क्योंकि ये 2 पर डिवाइड हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज ऑड नंबर्स। इन ऑड नंबर, इन इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता, वो ऑड नंबर कहते हैं। ओके, रेशनल नंबर्स। Rational number is form of p divided by q, where p and q are integers and q cannot be zero. q जो है zero नहीं हो सकता, are known as rational number. Okay, p divided by q form में, for example 22 divided by 7, 5 divided by 3, 0 divided by 11, minus 143 divided by 115. These are called the rational numbers. Okay, p divided by q form में अगर आप लिख सकते हैं। अब irrational numbers क्या है? Irrational numbers are the numbers which when written in decimal form do not terminate and repeat are known as irrational number. अब p divided by q form में आप irrational number जो है नहीं लिख सकते। Okay, for example you can see here square root 2, square root 3, square root 5 या पाई। ओके, तो अगर आप इसको आप कर दे कैलकुलेटर पर, आप कर दे स्क्वायर रूट 2, तो ये आपको एक नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग वैल्यू आपको देगा। ओके, जो कि बहुत ही लंबी एंड इनफाइनाइट डिसिमल के बाद इनफाइनाइट वैल्यूज होगा, तो दैट नंबर्स इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ओके, 5 इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7, दिस इज नॉट करेक्ट, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ओके, तो 3.14 के बाद इतने नंबर्स है कि आप फाइंड ही नहीं कर सकते। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर्स। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। द फर्स्ट MCQs विच इज़ रिलेटेड टू द नंबर्स एंड ऑपरेशंस इज m इज ऑड एंड n इज इवन विच कुड बी इवन। ये ऑप्शंस आपके पास गिवन है। ओके, तो उसमें जो है कौन सा इवन होगा, तो आपने m n n को नंबर्स देना है। m को मैंने ऑड नंबर दिया विच इज़ m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 2, लेकिन आपने यहाँ पर स्मॉल नंबर्स देना है ताकि आप जो है ऑप्शंस में जो ऑपरेशंस है वो आप आसानी से आप हल कर सकें। लेट सपोज ए ऑप्शंस को आप देखें तो m प्लस n है। ओके, तो m प्लस n इज इक्वल टू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 विच इज़ 5। ये इवन नंबर नहीं है, तो मैं इसको रॉन्ग कंसिडर कर देता हूँ, तो ये तो गलत है, इसको आप एलिमिनेट कर दें। द सेकेंड ऑप्शन इज m माइनस n, 3 माइनस 2 विच इज़ 1, ये भी इवन नहीं है, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। ओके, अब सी ऑप्शन को आप देखें विच इज सी ऑप्शन इज m डिवाइड बाई 2 प्लस n, यहाँ पर वैल्यूज पुट करें 3 एंड 2 का, तो विच इज इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस 3, ये एक फ्रैक्शन में आपको वैल्यू देगा, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड दैट इज आल्सो नॉट इवन नंबर, सो यू कैन से दैट द सी ऑप्शन जो है वो भी गलत ऑप्शन है। डी ऑप्शन को आप देखें तो अब आप अगर m प्लस n डिवाइड बाई 2 में m एंड n की वैल्यू पुट करें तो दैट इज इक्वल टू 4 एंड ये आपको एक इवन नंबर देता है विच इज़ द राइट ऑप्शन एंड डी इज़ द करेक्ट वन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। इफ़ टू इंटीजर्स आर प्राइम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू होगा अगर टू इंटीजर्स प्राइम है। हमने प्राइम नंबर्स डिस्कस की कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, द नंबर इटसेल्फ एंड द नेक्स्ट इज 1। ओके, अब देयर प्रोडक्ट इज एन ऑड इंटीजर्स। ओके, मैं यहाँ पर इज्यूम कर देता हूँ कि लेट 2 प्राइम नंबर्स आर 3 एंड 5, 3 एंड 5 दोनों जो है प्राइम नंबर है। ओके, ए जो है दियर प्रोडक्ट इज़ एन इंटीजर, तो मैंने दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिया, प्रोडक्ट लिया विच इज़ 15 एंड ये जो है ऑड इंटीजर है, ये दियर प्रोडक्ट इज़ एन इंटीजर, तो ये करेक्ट होता है, करेक्ट है। लेकिन हम नेक्स्ट ऑप्शन को भी देखते हैं। दियर सम इज़ प्राइम, अगर 5 और 3 को आप 8 करें तो विच इज़ 8 एंड 8 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, यू कैन से दैट बी इज़ नॉट द करेक्ट वन। दियर सम इज़ एन ऑड इंटीजर, सी ऑप्शन में आप देखें तो अब यहाँ पर देखें कि 5 प्लस 3 को आप 8 करें दोबारा तो विच इज़ 8 एंड 8 जो है ऑड नहीं है बल्कि इवन है, तो यहाँ पर ओनली ए ऑप्शन जो है यहाँ पर वेरीफाई है एंड दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन
क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट जो है 15 है एंड विच इज़ इन ऑड इंटीजर। The next one is 5 times a positive number is less than its square equal 24. What is the integer? ओके अब यहाँ पर मैं एज्यूम कर देता हूँ लेट द अननोन नंबर बी x। एज्यूम मैंने किया है कि दैट नंबर इज x। ओके अब 5 टाइम अ पॉजिटिव नंबर, तो मैंने 5 मैंने मल्टीप्लाई किया x के साथ, क्योंकि मैंने वो नंबर मैंने एज्यूम किया है जो मैं फाइंड करने वाला हूँ। ओके तो 5x हो गया। द सेकंड कंडीशन इज लेस देन इट्स स्क्वायर इक्वल टू 24। अब इसका आप स्क्वायर ले ले एंड लेस देन इट्स स्क्वायर मतलब ये है कि x स्क्वायर ले ले माइनस 5x। ओके लेस देन का मतलब है कि x स्क्वायर से जो है 5x जो है वो कम है, तो x स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 24 एंड दैट इज लेस देन इट्स स्क्वायर इक्वल टू 24। सो आप यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया विच इज x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 24। ओके तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप 24 को लेफ्ट साइड पर मूव करें तो ये नेगेटिव बन जाएगा। अब इसके रूट्स आप फाइंड करें तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8x। अब 3x एंड 8x जो है इसके अगर आप कर दे एडिशन तो इससे 5x आता है एंड 3 एंड 8 से जो है प्रोडक्ट माइनस 24 आता है। ओके तो बहुत ही आसान है, रूट्स आप फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इक्वेशंस के टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे। ओके तो अब यहाँ पर x कॉमन ले लें विच इज़ x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3। ओके तो अब x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ है, आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि मैं 8 को ले लूँ या माइनस 3 को ले लूँ। तो आपने इस इक्वेशन में आपने दोनों नंबर्स जो है वो पुट करना है। अगर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड जो है वो बराबर हो देन यू कैन से दैट वैल्यू वुड बी द करेक्ट वन। अगर यहाँ पर 8 की वैल्यू आप पुट करें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों बराबर हो जाएंगे। ओके यहाँ पर भी 24 होगा, यहाँ पर भी। अगर यहाँ पर आप माइनस 3 पुट करें तो यहाँ पर फिर 24 नहीं आएगा। ओके तो यू कैन से x इज इक्वल टू 8, दैट नंबर इज 8। व्हाट इज द इंटीजर? सो दैट इंटीजर इज 8। ओके so the next question is the average of 3 consecutive even number is 18. Find the largest of these numbers. ओके मैं एज्यूम करता हूँ कि लेट द 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर जो है वो x है, x प्लस 2 है एंड x प्लस 4 है। x प्लस 2 एंड x प्लस 4 की इसलिए क्योंकि अगर आप x प्लस 1 ले लें तो फिर दैट x प्लस 1 विल बी द ऑड नंबर, वो फिर ऑड नंबर होगा। फॉर एग्जांपल x जो है वो 2 है तो x प्लस 2 4 होगा, x प्लस 4 6 होगा। अगर आप x को फॉर एग्जांपल कंसिडर करें कि 4 है तो x प्लस 1 पर 5 होगा एंड 5 इज ऑड, तो इसलिए x प्लस 2 एंड x प्लस 4 मैंने एज्यूम की है। ओके अब यहाँ पर द नेक्स्ट वन इज द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। एवरेज का फार्मूला क्या है? विच इज़ द सम ऑफ द टोटल टर्म्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके तो 18 इज इक्वल टू एवरेज दिया हुआ है विच इज़ द एवरेज इज 18। ओके इन प्लस करें सम ऑफ टोटल टर्म तो x प्लस 2 x प्लस 4 को आप ऐड करें यहाँ पर एंड डिवाइडेड बाई 3, इसलिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 3 है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। अब यहाँ पर x की वैल्यू आप फाइंड करें तो ये तो बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं विच इज़ x इज इक्वल टू 16। अब x इज इक्वल टू 16 तो यहाँ पर यू कैन सी दिस इज़ द लाइक ये सबसे कम वाली नंबर है विच इज़ x इज इक्वल टू 16। ओके तो हमने सबसे बड़ी वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है, लार्जेस्ट वन। तो आप x प्लस 4 को देख सकते हैं कि ये सबसे लार्जेस्ट होगा, तो आप 16 के साथ 4 ऐड करें विच इज़ 20 एंड दिस इज़ द नंबर विच इज़ द लार्जेस्ट इवन नंबर। ओके द नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू ऑपरेशंस। नंबर्स के रिलेटेड हमने डिस्कस की, अब ऑपरेशंस के रिलेटेड एक ही रूल है दैट इज बोर्ड मास रूल एंड ब्रैकेट्स आपने पहले जो है सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ऑर्डर या एक्सपोनेंट्स आपने सॉल्व करना है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस ऑर्डर से आपने सॉल्व करना है। एंड इसी तरह क्वेश्चन आते हैं लाइक दिस वन, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 4। ओके तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें इस ऑर्डर के मुताबिक एंड नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बता दें, बहुत ही आसान है।
अब आते हैं डिसिमल्स के रिलेटेड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्जाम में और बहुत ही आसान भी है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ 8.4, 0.37 एंड 2.64। ओके, ये दिया हुआ है कि आपने ये फाइंड करना है। तो समेशन में आपने डिसिमल को एक ही लाइन में लिखना है, लाइक यू कैन सी कि डिसिमल को आप एक ही लाइन में लिख दे और जस्ट लाइक एज्यूम द इग्नोर द डिसिमल्स, आप इग्नोर करें। इन जिस तरह आप इंटीजर्स की समेशन ऑफ फाइंड करते हैं, एडिशन ऑफ फाइंड करते हैं, उसी तरह आप ऐड कर दें। ओके, इन आंसर में भी एक ही लाइन में आप वही डिसिमल आप लिख दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, विच इज़ 11.41। ओके, अब यहाँ पर आते हैं कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 100 एंड 52.18। ओके, इस केस में भी आपने डिसिमल को एक ही लाइन में आप लिखना है, जस्ट लाइक यू कैन सी एक ही लाइन में है। ओके, और आप इसके सब्ट्रैक्शन करें, सब्ट्रैक्शन करें, विच इज़ 47.8482 आ जाएगा। ओके, आंसर में भी आपने एक ही लाइन में डिसिमल को रखना है। ओके, अब यहाँ पर आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है डिसिमल में वो थोड़ा सा डिफरेंट है, विच इज़ 0.375 बाय 0.42। ओके, आप इसको आप लिख दें मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, और आप यहाँ पर इज्यूम करें, इग्नोर करें कि आपके पास यहाँ पर डिसिमल है ही नहीं, और जिस तरह आप इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15,750। ओके, इस केस में मैंने इग्नोर किया कि डिसिमल हमारे पास है ही नहीं। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस नंबर में हमारे पास जो डिसिमल है वो 3 डिजिट्स के बाद है। ओके, 1 2 3 डिजिट के बाद है, एंड यहाँ पर इसमें हमारे पास जो डिसिमल है वो 2 डिजिट्स के बाद है। ओके, आप 3 एंड 2 को आप ऐड करें, विच इज़ 5, एंड आंसर में आपने 5 डिजिट के बाद जो है डिसिमल लगानी है। ओके, यहाँ पर 3 डिजिट के बाद है, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद है, तो आपने इन दोनों को आपने प्लस करना है यहाँ पर इस 3 एंड 2 को, और आंसर में आपने 5 डिजिट्स के बाद वो डिसिमल लगानी है, सो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर नेक्स्ट वन सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से। 0.0008 मल्टीप्लाई बाई 4.3। ओके, आप लिख दें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। अब यहाँ पर डिसिमल को आप इग्नोर करें, यहाँ पर डिसिमल है ही नहीं, मैंने कंसिडर किया। ओके, आप मल्टीप्लाई करें, विच इज़ इक्वल टू 344। अब यहाँ पर हमने देखना है कि इस नंबर में 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद नंबर है, एंड यहाँ पर एक डिजिट के बाद नंबर है, तो हमने इस केस में 5 डिजिट्स के बाद हमने डिसिमल लगानी है। ओके, यहाँ पर जो है 4 डिजिट के बाद डिसिमल है, यहाँ पर जो है 1 डिजिट के बाद डिसिमल है, तो यहाँ पर हमने 5 डिजिट्स के बाद जो है हमने डिसिमल लगानी है। तो यहाँ पर 5 डिजिट्स के बाद आप डिसिमल लगाएं, विच इज़ इक्वल टू 0.00344, तो ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर आते हैं डिवीजन ऑफ डिसिमल्स की, विच इज़ 10.42 डिवाइडेड बाय 0.2। ओके, आप इसको लिख दें फ्रैक्शन की फॉर्म में, और इससे आप जो है आप डिसिमल्स आप रिमूव करें। ओके, अगर आप इसे डिसिमल रिमूव करना चाहते हैं तो नोमिनेटर में अगर डिसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में आपने राइट साइड पर 2 जीरोस लगानी है। ओके, डिसिमल मैंने रिमूव कर दिया। ओके, तो नीचे 2 जीरो आ गया, लेकिन नोमिनेटर में ज़ीरो इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट के बाद जो है 1 डिसिमल के बाद जो है सिर्फ 1 डिजिट है। ओके, यहाँ पर डिसिमल के बाद अगर 2 डिजिट होता तो फिर मैं नोमिनेटर में 2 ज़ीरो लगाता। ओके, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10.42 डिवाइडेड बाई 0.2, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, विच इज़ एक ज़ीरो यहाँ पर लग गया एंड 2 ज़ीरो नीचे, तो ये डिसिमल जो है ख़त्म हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई कर दें एंड देट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर यू कैन सी के 521 डिवाइडेड बाई 10 है, तो एक ज़ीरो यहाँ पर मैंने रिमूव कर दिया एंड ऊपर मैंने एक डिजिट के बाद डिसिमल मैंने लगा दिया, तो विच इज़ इक्वल टू 52.1। ओके, तो ये जो है इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्रैक्शंस के रिलेटेड है। फ्रैक्शंस में जो सबसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो ये है कि द सम ऑफ फ्रैक्शंस,
1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पर जो आप अगर एडिशन आप फाइंड करते हैं फ्रैक्शंस का, तो आपने नोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है एंड इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है विच इज़ एलसीएम। फर्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ओके, तो एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 इज 12। ओके, तो 12 को आपने डिनोमिनेटर में लिखना है एंड अब यहाँ पर 2 को आप 12 को आप 2 पर डिवाइड कर दें विच इज 6 एंड 6 को आप नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें विच इज 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 6। सिमिलरली आप 12 को 3 पर डिवाइड करें। ओके, तो 12 डिवाइड बाई 3 इज 4। 4 को आप नोमिनेटर के साथ 8 करें विच इज 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। सिमिलरली फॉर दी थर्ड फ्रैक्शन, अब इसको आप 8 कर दें विच इज 6 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 12। तो इसका आंसर जो है 23 डिवाइड बाई 12 है। अब नेक्स्ट वन इज फाइंड 2 डिवाइड बाई 3 ऑफ 7 डिवाइड बाई 12। ओके, तो आपने सिर्फ ऑफ की जगह पर मल्टीप्लिकेशन लिखना है। ओके, तो इसका मतलब ही प्रोडक्ट है। ओके, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 14 एंड 12 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 36। अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो विच इज 7 डिवाइडेड बाई 18। Okay, so the next one is find the product of 32 into 1 divided by 2 and 5 into 1 divided by 5. ओके, सो 32 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड इसके लिए आपने 2 इन 32 को आप मल्टीप्लाई करें विच इज़ 64 एंड उसके बाद आप नोमिनेटर 8 करें उसके साथ विच इज़ 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा विच इज़ 65 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सिमिलरली फॉर द 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 के साथ भी करें विच इज़ 5 इंटू 5 25 प्लस 1 26 डिवाइड बाई 5। तो आप 26 डिवाइड बाई 5 एंड 65 डिवाइड बाई 2 को आप मल्टीप्लाई करें, मतलब प्रोडक्ट ले लें, तो 65 मल्टीप्लाई बाई 26 इज इक्वल टू 1690 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 10। 0 इन 0 कैंसिल हो जाएगा विच इज़ द आंसर 169। द नेक्स्ट वन इज़ जो कॉमनली जो क्वेश्चन में कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं विच इज़ कि विच इज़ लार्जर फ्रैक्शन 5 डिवाइड बाई 6 और 8 डिवाइड बाई 11। 2 फ्रैक्शन से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन आपने ये टेक्निक यूज़ करना है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 11 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 8 होगा। ओके, अब यहाँ पर आंसर आप निकाल दें विच इज़ 55 इज एंड 48। तो अब यहाँ पर 55 ग्रेटर है या 48 ग्रेटर है। ओके, 55 ग्रेटर है डेफिनेटली, सो द 5 डिवाइड बाई 6 इज द ग्रेटर देन द 8 डिवाइडेड बाई 11। ओके, तो आपने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला टेक्निक यूज़ करना है। ओके, अगर 2 फ्रैक्शन आया या 3 फ्रैक्शन आया, ओके, तो आपने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली कंसेप्ट जो है वो यूज़ करना है। Okay, the next very important topic is percentages. Okay, percentage का मतलब क्या है? percentage का मतलब है out of 100, पर का मतलब है out of, and cent का मतलब है 100। ओके, सेंचुरी से ये लफ्ज़ जो है वो निकला है, सेंचुरी इज 100। ओके, तो परसेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो अगर परसेंट जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर आपने 1 डिवाइड बाई 100 लिख देना है। ओके, सो द बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू द परसेंटेजेस, कन्वर्ट द परसेंटेजेस टू फ्रैक्शंस। ओके, तो यहाँ पर 25 परसेंटेज है, इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज की जगह पर आप 1 डिवाइड बाई 100 लिख दें। तो 25 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, तो ये 25 डिवाइडेड बाई 100 के बराबर होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो ये कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन में। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.5 परसेंटेज को आप कन्वर्ट कर दे फ्रैक्शन में। ओके, तो ये चूंकि मैंने कर दिया 1 डिवाइड बाई 100, मैंने परसेंटेज की जगह पर लिख दिया, तो विच विल इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 100। ओके, तो अब यहाँ पर मैं अगर यहाँ से ये डेसिमल में रिमूव करूँ तो नीचे मैं 10 लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है विच इज़ 5। ओके, तो ये 5 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें which is 1 divided by 200. Okay, that is equal to 0.5 percentage. Okay, the next one is 3 into 1 divided by 2%,
मे बी रिटन एज डिसिमल्स एज। ओके, आप परसेंटेज को डिसिमल में कन्वर्ट करें। इसी तरह क्वेश्चन भी आता है। ओके, ये ऑप्शंस है। अब सबसे पहले आपने 3 इंटू 1/2 को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, विच इज 7/2। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 प्लस 1 इज 7 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो अब यहाँ पर परसेंटेज की जगह पर आपने 1/100 लिख देना है, लेकिन इससे पहले आप 7/2 को आप सिंप्लीफाई करें। ओके, विच इज 3.5 इंटू 1/100। ओके, तो यहाँ पर यू कैन सी दैट 7/5 इंटू 1/100, तो आप इसको कर दे विच इज 0.035। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरोज है 100 के साथ, तो डिसिमल को आपने लेफ्ट साइड पर 2 डिजिट आपने शिफ्ट करना है, तो इट विल बी इक्वल टू 0.035। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, एंड 0.035 इज द राइट आंसर। ओके, so the next most important questions related to percentages is what is 40% of 80? 67 is 43% of what number? 4 is what percent of 80? what percent of 48 is 21? अब इसी तरह क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसके लिए आपने सिर्फ एक ही कंसेप्ट यूज करना है, एंड दैट इज कि what की जगह पर आपने x लिखना है, is की जगह पर आपने इक्वलिटी लिखना है, ऑफ की जगह पर आप मल्टीप्लिकेशन लिख दें, एंड परसेंटेज की जगह पर आप 1/100 लिख दें। सिर्फ ये कंसेप्ट आपने यूज़ करना है, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको सॉल्व कर सकोगे। अब यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ 4 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80। ओके, तो मैंने ये कंसेप्ट यूज़ करना है, 4 अपनी जगह पर, इसकी जगह पर मैंने इक्वलिटी लिख दिया, व्हाट की जगह पर x, परसेंटेज की जगह पर 1/100, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लिकेशन, एंड 80 अपनी जगह पर। अब जस्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एंड x इज इक्वल टू 5। ओके, x की वैल्यू आपने फिर फाइंड करनी है, एंड ये कंसेप्ट आपने सारे एग्जांपल्स में यूज़ करना है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेजेस। एवरेजेस का सिर्फ एक ही फार्मूला हमने सिर्फ याद रखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज दैट एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। इस फार्मूले को यूज़ करके हमने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है एवरेजेस के रिलेटेड, लेकिन इसमें थोड़े बहुत ट्रिक्स होते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू एवरेज इज find the average of the first 5 positive integers that end in 3। ओके, जो 3 पे ख़त्म होता है, फॉर एग्जाम्पल 13, 23, 33, 43 एंड 53। ओके, you can see here that these 5 integers ends with the number 3। okay, you can see here 13b, 23b, 33b and 43। अब फार्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब इनको सम करें इन सारे नंबर्स को, एंड आप इसको 5 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि 5 का पॉजिटिव इंटीजर्स है, एंड विच इज़ द आंसर दैट इज़ 23। ओके, अब इसको डायरेक्टली मिडल नंबर भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है वो इक्वल है, 10 डिफरेंस है, तो इसका मीडियन जो है इसका एवरेज के बराबर होगा। आप इसका डायरेक्टली मिडल भी आप ले सकते हैं। ओके, so the next one is the average of two numbers is 2x if one of the number is x plus 3 find the other number। okay, एक नंबर जो है 2x है, एक नंबर जो है x प्लस 3 है, एंड दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है, एंड यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है, हमने सिर्फ वही फार्मूला यूज़ करना है। ओके, ये वाला, एंड इस केस में हम हमारे पास जो x है, जो एवरेज है वो गिवन है, विच इज़ 2x गिवन है, x प्लस 3 एक नंबर है। ओके, प्लस n हमने फाइंड करना है, n को हमने फाइंड करना है, टोटल नंबर्स कितने हैं, 2 है, 1x प्लस 3 है, एंड द अदर वन वी हैव टू फाइंड दैट। ओके, आप इसको सॉल्व कर दें, n की वैल्यू आप फाइंड कर दें, सो n इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ओके, तो विच इज 3x माइनस 3, एंड दैट इज द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन इज द मीडियन एंड मोड। ओके, ये थोड़ा स्टेटिस्टिक के रिलेटेड है, मीडियन एंड मोड। एक डेटा दिया हुआ है, आप इस डेटा का मीडियन फाइंड करें या इस डेटा का आप मोड फाइंड करें। ओके, तो सबसे पहले मीडियन का डिफिनीशन हम डिस्कस करते हैं। व्हेन अ सेट ऑफ नंबर्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ साइज, द मीडियन इज अ मिडल नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल एक डेटा दिया हुआ है, उस डेटा को आप अरेंज करें ऑर्डर में। ओके, तो
तो उसका जो मिडल नंबर है दैट विल बी द मीडियन। ओके, फॉर एग्जांपल ये आपको एक डेटा सेट दिया हुआ है 8 10 9 12 11, ये ऑर्डर में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप ऑर्डर में लिख दे विच इज़ 8 9 10 11 12, उसके बाद इसके मिडल नंबर को आप फाइंड कर दें। ओके, तो मिडल नंबर जो है वो 10 है, 10 के लेफ्ट साइड पर 2 नंबर है, 10 के राइट साइड पर 2 नंबर है, तो 10 मिडल नंबर है, सो द मिडल नंबर इज 10, द मीडियन इज 10, तो इसका मीडियन क्या होगा 10 होगा। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं मीडियन के रिलेटेड। व्हाट इज द मीडियन ऑफ 256 0 माइनस 2 18 इन स्क्वायर रूट 2। ओके, तो यू कैन सी ये डेटा जो है, डेटा सेट जो है ये ऑर्डर में नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आप इसको ऑर्डर में लिखते, तो -2 सबसे कम वैल्यू है, उसके बाद 0 है, उसके बाद स्क्वायर रूट 2 है, उसके बाद 11, उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 256 है। ओके, 0 से कम जो है वो -2 है। ओके, तो ये इसमें एक ट्रिक ये है। ओके, तो अब यहाँ पर जो मिडल नंबर है वो कौन सा है। ओके, स्क्वायर रूट 2 आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर भी 2 डिजिट है स्क्वायर रूट 2 से, स्क्वायर रूट 2 से जो है राइट साइड पर 2 डिजिट है, तो यू कैन सी हियर दैट द मिडल नंबर इज स्क्वायर रूट 2, सो द मीडियन इज स्क्वायर रूट 2। ओके, तो ये इसका मीडियन होगा। ओके, समटाइम्स अगर ऐसा दिया हुआ है डेटा सेट में, ऐसा दिया हुआ है कि 6 नंबर्स है, तो फिर आपने 2 नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है। ओके, इसमें जो मिडल 2 नंबर्स है उन 2 नंबर्स का आपने एवरेज फाइंड करना है। अब यहाँ पर आते हैं मोड पर। सो द मोड इज द नंबर विच अपीयर्स द मोस्ट फ्रीक्वेंट इन अ सेट। ओके, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले नंबर हो उस नंबर को हम मोड कहते हैं। जस्ट लाइक दिस वन, ये डेटा सेट आप देख सकते हैं 2 3 5 4 9 7 0 9 1 9। ओके, तो इसमें जो 9 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो चुकी है, तो उसमें जो मोड है वो 9 होगा। ओके, बाकी नंबर जो है 3 या 5 जो है वो इतना रिपीट नहीं हुई है, सिर्फ एक ही टाइम पर आई है, तो मोड इसका जो है वो 9 है। ओके, रेशोज एंड प्रोपोर्शन। रेशोज एंड प्रोपोर्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रेशोज के डिफिनीशन से। रेशो इज सिंपली अ फ्रिक्शन, द फॉलोइंग नोटेशन ऑल एक्सप्रेस्ड रेशोज। रेशो को आप इस तरह भी लिख सकते हैं लाइक x इज टू वाई और x अपॉन वाई। ओके, रेशोज एक सिंपली एक फ्रिक्शन है, एक कंपैरिजन है टू क्वांटिटीज़ के दरमियान, लेकिन वो क्वांटिटीज़ जो है वो सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन आप करोगे, यार्ड का कंपैरिजन आप यार्ड के साथ करोगे, फीट का कंपैरिजन आप फीट के साथ करोगे, एंड सिमिलरली आप लेंथ का कंपैरिजन लेंथ के साथ करोगे। ओके, तो कंपैरिजन यूनिट्स जो है वो सेम होनी चाहिए, क्वांटिटीज़ जो है वो सेम होनी चाहिए। ओके, और प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन जो है दो रेशोज के दरमियान अगर आप इक्वलिटी लिख दे, सो देट विल बी इक्वल टू, देट विल बी प्रोपोर्शन। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं व्हाट इज़ द रेशो ऑफ 2 फीट टू 4 यार्ड्स। ओके, तो यहाँ पर यू कैन सी के यूनिट्स जो है वो डिफरेंट है। ओके, सबसे पहले हमने यूनिट्स को सेम बनाना है। ओके, the ratios cannot be expressed until the numbers are expressed in the same units. Okay, so let's turn the yard into feet. Since there are 3 feet in a yard, 3 feet होते हैं एक यार्ड में, तो 4 यार्ड में कितने फीट होंगे, विच इज़ 12। ओके, 12 फीट्स होंगे। तो अब यहाँ पर फीट्स एंड फीट्स का कंपैरिजन हो सकता है, तो आप यहाँ पर लिख दे रेशो इज इक्वल टू 2 फीट डिवाइडेड बाय 12 फीट विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 6, एंड इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/6। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a is to b is equal to 2 is to 3 and p is to c is equal to 5 is to 7, then find a is to b is to c। ओके, अगर जब भी आपने इस तरह रेशो आपने फाइंड करना हो, तो आप इस तरह रेशो को आप लिख दे, इस फॉर्म में आप लिख दे, इन आप अगर टोटल रेशो अगर आप फाइंड करना चाहते हैं विच इज़ ए इज़ टू बी इज़ टू सी, तो आपने इस पैटर्न के मल्टीप्लिकेशन को याद करना है। 2 एंड 5 का मल्टीप्लिकेशन लिख दे, सो देट विल बी द रेशो ऑफ ए, और इसके बाद जो बी का रेशो है वो आप 5 एंड 3 को आप मल्टीप्लाई कर दे विच इज़ 15, एंड इसके बाद 3 एंड 7 को आप मल्टीप्लाई करें विच इज़ 21। ओके, तो ये उल्टा
इन जो है आपने ये पैटर्न आपने याद रखना है। ओके, सो दैट विल बी द रेशो ऑफ दिस वन। आप इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है कर दें, ओके, अगर नहीं हो सकता तो वहाँ पर छोड़ दें। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज A team won 25 games in a 40 game season. ओके, एक टीम ने 25 गेम्स जो है वो जीती है, मतलब ये है कि 15 गेम्स जो है वो हारी है। ओके, फाइंड द रेशो ऑफ गेम्स वन टू गेम लॉस्ट। ओके, हमने रेशो फाइंड करना है गेम्स वन टू गेम्स लास्ट। ओके, तो कितने गेम्स वन किए हैं, देट इज़ 25। तो कितने गेम्स जो है वो लास्ट की है, देट इज़ 15, क्योंकि 40 गेम्स का सीज़न था। ओके, तो आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विच इज़ 25 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो आप इसको 5:3 भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज़ द आंसर। The next one is, if x is to y is equal to 3 is to 4 and y is to z is equal to 8 is to 9, find x is to z। ओके, तो हमने वही कंसेप्ट हमने यूज़ करना है। सबसे पहले हमने टोटल रेशो हमने फाइंड करना है, विच इज़ x इज़ टू y इज़ टू z। आप 3 एंड 8 को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद 8 एंड 4 को, उसके बाद 4 एंड 9 को। ओके, इस तरह पैटर्न में, सो देट विल बी इक्वल टू 24, 32 एंड 36। इसको आप फर्दर आप अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक 6, 8 एंड 9। ओके, फर्दर आपने 60 कर दिया। ओके, तो 4 पर आप डिवाइड कर दे तो 8 चक 24। ओके, 8 पर आप सारे डिवाइड करें तो 6:8:9। ओके, अब यहाँ पर चूंकि रिक्वायर्ड इज़ x:z है, तो आप x का एंड z का रेशो आप निकाल दें, विच इज़ x:z इज इक्वल टू 6:9। ओके, दिस इज 6 एंड दिस इज 9। x की वैल्यूज जो है वो 6 है एंड z का जो है वो 9 है। ओके, तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, विच इज़ 2:3। यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर हो सकता है। So the next most important portion of quantitative reasoning is algebra. अलजबरा की रिलेटेड भी 12 to 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, तो इस यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अलजबरा की रिलेटेड। सो द फर्स्ट वन इज सॉल्व फॉर x 7x plus 5y is equal to 15 and 5x minus 9y is equal to 17। ओके, तो यहाँ पर हमने सॉल्व फॉर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 9 तो y का कोफिशेंट्स हमने सेम बनाना है ताकि हम इसको कैंसिल कर दें। ओके, तो इसके लिए हमने मल्टीप्लाइंग द टॉप इक्वेशन बाय 9। ओके, तो सेकंड इक्वेशन में जो y का कोफिशेंट है विच इज़ 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के साथ, एंड फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशेंट है विच इज़ 5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन के साथ। ओके, जब आप 9 को फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, विच विल बिकम 63x plus 45y is equal to 135। ओके, सो 9 multiplied by 7 is 63, 9 multiplied by 5 is 45, 9 multiplied by 15 is equal to 135। ये इक्वेशन बन गया। अब सेकंड इक्वेशन यहाँ पर ऐसा बन सकता है कि 5 को आप सेकंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम 25x minus 45y is equal to 85। ओके, ये 9 नहीं है, ये 5 है। ओके, तो 5 and 5 25, 5 and 9 45 and 5 and 17 85। अब यहाँ पर यू कैन सी बोथ इक्वेशन में जो है y का कोफिशिएंट जो है वो सेम है, एन प्लस एन माइनस है, तो इसका मतलब आप दोनों को 8 कर दें। ओके, अगर आप 8 कर देंगे तो 45 एंड 45 कैंसिल हो जाएगा। we would have only 88x is equal to 220, तो x is equal to 220 divided by 88। ओके, y यहाँ पर ख़त्म हो गया। इस तरह आपने भी करना है। अगर यहाँ पर सॉल्व फॉर y होता तो फिर आपने x को इक्वल बना था। ओके, इन x पर आपको कैंसिल कर देते। ओके, द नेक्स्ट वन इज सॉल्व फॉर x। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज 6x स्क्वायर माइनस 42x इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज होते हैं। ओके, विच इज 6x कॉमन ले ले तो यह ये बन जाएगा x माइनस 7। एक वैल्यू तो x का 0 है, दूसरा 7 है। ओके, तो 0 एंड 7 इज द वैल्यूज ऑफ x।
द नेक्स्ट वन इज if x plus y divided by z is equal to 9, x divided by y is equal to 8 and square root x is equal to 4, what is the value of z? ओके हमने z वैल्यू फाइंड करना है। ओके यहाँ पर z के वैल्यू के लिए आपके पास x एंड y का वैल्यू होना ज़रूरी है। ओके तो यहाँ पर इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू फाइंड कर दें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 16। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर ले ले तो ये एक स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इस x की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करें। ओके तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2, तो ये y इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। ओके अब इस y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 16 को आप यहाँ पर पुट करें तो ये बन जाएगा विच इज़ z इज इक्वल टू 2। आप ये सिंपल कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, x की जगह पर 16 पुट करें, y की जगह पर 2 एंड z विल बिकम इक्वल टू 2। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन है। द नेक्स्ट वन इज अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन्स और अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। ओके तो अर्थमेटिक सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस होता है? In arithmetic sequence, the difference between one term and the next one is constant. Constant होता है या इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं in other words we just add the same value each time to infinity. ओके सेम वैल्यू आप एक नंबर के साथ ऐड करते हो एंड इससे एक सीक्वेंस बनता है जस्ट लाइक दिस वन 1 4 7। आप 1 के साथ 3 ऐड करो तो ये 4 बन जाएगा, 4 के साथ 3 ऐड करो तो ये 7, 7 के साथ 3 ऐड करो तो 10। इस तरह ये सीक्वेंस जो है इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के जो मुख्तलिफ फार्मूले हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जनरली आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो ए यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म है एंड डी जो है कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस इन फर्स्ट टर्म को हम फार्मूलेज में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है विच इज़ 3, 8, 13 एंड 18। इसमें आपने 9th टर्म को फाइंड करना है, अर्थमेटिक सीरीज़ है। ओके अगर यहाँ पर लिखा भी नहीं है कि ये अर्थमेटिक सीरीज़ है तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं लाइक 8 - 3 इज इक्वल टू 5, 13 - 8 इज इक्वल टू 5 एंड 18 - 13 इज इक्वल टू 5। तो आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा दैट दिस इज़ द अर्थमेटिक सीरीज़। ओके अब यहाँ पर हमने ये फार्मूला हमने यूज़ करना है अगर आपने nth लाइक एक टर्म को फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक 9th टर्म को जब आप nth टर्म को आप फाइंड करते हो तो इसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है विच इज़ a प्लस डी इंटू n माइनस 1। तो यहाँ पर a जो है वो 3 है एंड d जो है कॉमन डिफरेंस है। ओके n वो टर्म है जो आप फाइंड करना चाहते हैं। ओके इस क्वेश्चन में हम 9th टर्म को फाइंड करते हैं तो n इज इक्वल टू 9 फार्मूले में पुट करें विच इज़ x9 इज इक्वल टू 43। तो इस सीरीज में जो 9th टर्म होगा वो 43 होगा। ओके तो 43 इज द आंसर। The next one is 3, 7, 11, 15, 19, 23. So find the sum of the first 20 terms in sequence. Sequence में हमने 20 terms हमने find करना है। पिछले एग्जाम्पल में 9th टर्म था, इसमें समेशन है, इसमें आपने सम करना है 20 टर्म्स को। ओके तो सबसे पहले आपने 20 टर्म को आपने फाइंड करना है, उसके बाद आपने सम करना है। ओके सो द फार्मूला फॉर द समेशन in the arithmetic series is this one: n divided by 2 into 20a1 plus n minus 1 into d। ओके ये एक फार्मूला है। ओके तो यहाँ पर हमने चूंकि 20 टर्म को हमने फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू 20, a1 इज इक्वल टू 3, ओके एंड d इज 7 minus 3। ओके 7 minus 3 is 4। ओके तो दैट इज वैल्यूज आप पुट करें विच इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 20। ओके समेशन ऑफ 20 टर्म्स इज इक्वल टू 820। अब यहाँ पर आते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है if the ratio between the consecutive terms in a sequence is constant, the sequence is geometric sequence। अब यहाँ पर रेशो ओके सेकंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करें तो ये आपको
कॉमन रेशो देगा। अगर ये इक्वल है तो दैट इज कॉल्ड दी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ओके, अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो रेशो है वो इक्वल है, दैट इज कॉल्ड दी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ओके, द कांस्टेंट रेशो बिटवीन द टर्म्स इज कॉल्ड कॉमन रेशो विच इज डिनोटेड बाय आर। ओके, आर से डिनोट होता है, जिस तरह अर्थमेटिक सीक्वेंस में आप कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते थे। ओके, तो ये एक जनरल फॉर्म है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। ओके, तो अब यहाँ पर फॉर्मूलेज डिस्कस करते हैं। टू कैलकुलेट एन थ्योरम इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपने ये फार्मूला यूज करना है, विच इज ए एन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर होल पावर एन माइनस वन। ओके, ए एन इज ए nth term, a1 is the first term, r is the common ratio, and n is the term position जो आप फाइंड करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल आप इस पर सॉल्व करते हैं। दैट द फर्स्ट टर्म इज 33, फाइंड द सिक्स्थ टर्म इफ द कॉमन रेशो इज 2। ओके, फर्स्ट टर्म क्या है, विच इज 33, r इज 2, n इज सिक्स्थ, हमने सिक्स्थ टर्म को फाइंड करना है। ओके, तो अब इस फार्मूले में फुट करें तो दैट इज 3 इंटू टू इंटू सिक्स माइनस वन विच इज इक्वल टू 3 इंटू 32 एंड दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 96। तो सिक्स टर्म इस सीक्वेंस में क्या होगा, 96 होगा। अब यहाँ पर सम के रिलेटेड जो फार्मूला है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का वो ये है दैट द सम ऑफ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसमें फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए अलहदा फार्मूला है, इन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए अलहदा फार्मूला है, विच इज एस एन इज इक्वल टू ए वन इंटू वन माइनस आर पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर। ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला है। ओके, वियर आर इज नॉट इक्वल टू वन, एंड ये जो है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला है। ओके, तो अब यहाँ पर इस सम के रिलेटेड एक फार्मूला एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, विच इज फाइंड द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 1 7 डिवाइडेड बाई 10 एंड 49 डिवाइडेड बाई 100। ओके, इसका हमने सम फाइंड करना है, क्योंकि एक इनफाइनाइट है, लाइक यू कैन सी फाइनाइट नहीं है, तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, दिस वन। ओके, तो यहाँ पर डिवाइड द सेकंड टर्म बाय द फर्स्ट टर्म टू डिटरमाइन द कॉमन रेशो, इसको आप इस पर डिवाइड कर दें। ओके, तो ये 7 डिवाइड बाई 10 बन जाएगा। सो 7 डिवाइड बाई 10 इज द कॉमन रेशो। इज द सीक्वेंस इज इनफाइनाइट, यूज दिस फार्मूला। ओके, तो a1 क्या है, a1 जो है 1 है, एंड 1 माइनस r जो है 7 डिवाइडेड बाई 10 है। इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3। तो इनफाइनाइट सम क्या होगा इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, 10 डिवाइडेड बाई 3। ओके, आप इसको इतनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। अब यहाँ पर इक्वेशंस कंटेनिंग रेडिकल्स। ओके, रेडिकल्स के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट ट्रिक ये है कि आप जो है रेडिकल्स को एक साइड पर रखें और उसके बाद स्क्वायर ले लें, तो रेडिकल जो है ख़त्म हो जाएगा। ओके, लाइक दिस वन, ये एक रेडिकल रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो अब मैंने यहाँ पर जो रेडिकल है 1 को मैंने वहाँ पर मूव किया राइट साइड पर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, एंड रेडिकल जो है एलॉन अकेले जो है वो लेफ्ट साइड पर रह जाएगा। तो आप दोनों साइड पर आप स्क्वायर ले लें तो ये फार्मूला बन जाएगा राइट साइड पर, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसल, सो माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 4 है। ओके, रेडिकल्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाए, आपने लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर रेडिकल को लाइक अकेला लाइक छोड़ना है, तो आप इसके बाद स्क्वायर ले लें तो रेडिकल ख़त्म हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज वर्बल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग अलजबरा। ओके, वर्बल प्रॉब्लम्स में एजेस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, टाइम एंड वर्क के रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, एंड मोशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। अब यहाँ पर जो MCQs है related to verbal, which is if 2x minus 3 is an odd integer, find the next even integer. Okay, इसका next even integer क्या होगा? Okay, तो आप इसके साथ क्या करें, in even integers follow in integer, so simply add 1. Okay, अब यहाँ पर 2x minus 3 एक odd integer है,
तो 8 के बाद डेफिनेटली इवन इंटीजर होगा, तो आप इसके साथ 1 ऐड करें तो दैट इज इक्वल टू 2x minus 2 and 2x minus 2 which is D option here is the right option. Okay, सो यहाँ पर अब एजेस के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एजेस के रिलेटेड एक ही कंसेप्ट आपको आनी चाहिए एंड दैट कंसेप्ट इज दैट द प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। प्रेजेंट एज जो है एक्स के बराबर है, तो आफ्टर 2 ईयर एक्स प्लस 2 आपने करना है। आफ्टर आ जाए तो आपने 2 ऐड करना है। ओके, आफ्टर अगर आ जाए तो आपने प्लस करना है एंड बिफोर 2 ईयर द एज विल बी x माइनस 2। सिर्फ ये कंसेप्ट आपने जहन में रखना है। अब इस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं विच इज़ सादिया इज़ नॉट 20 ईयर्स ओल्ड एंड हर ब्रदर उमर इज़ 14। हाउ मेनी ईयर्स एगो वाज सादिया 3 times एज ओल्ड एज उमर वाज देन। ओके, अगर यहाँ पर यू कैन सी सादिया इज़ नॉट 20 ईयर्स, सो कंपेयरिंग दियर एज x ईयर एगो। ओके, हाउ मेनी ईयर एगो वाज सादिया 3 times। ओके, तो 3 times कितना, 3 times जो है सादिया की उम्र ज़्यादा थी कितने साल पहले। ओके, तो मैं कंपेयर करता हूँ कि 1 साल पहले जो है की बात हो रही है। ओके, सो उमर एज x ईयर बिफोर इज़ 14 माइनस x। ओके, क्योंकि प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज जो है वो 14 है, तो 14 माइनस x क्या होगा, कंपेयरिंग दियर एज x ईयर एगो। सादिया एज x ईयर बिफोर इज 20 माइनस x। ओके, हमने x ईयर एगो का कंपैरिजन करना है, तो ये बिफोर है तो इसलिए मैं माइनस कर देता हूँ 20 माइनस x 14 माइनस x। ओके, तो वाज 3 टाइम्स। ओके, सादिया की उम्र क्या थी, 3 टाइम्स थी, तो उम्र की एज के साथ मैं 3 को ऐड करूँगा विच इज़ 3 इंटू 14 माइनस एक्स। ओके, विच इज़ इक्वल टू 20 माइनस एक्स, सादिया की उम्र की बराबर। ओके, सो यहाँ पर अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड x की वैल्यू जो है वो 11 है। ओके, हाउ मेनी ईयर्स एगो वाज सादिया 3 टाइम्स एज ओल्ड एज उमर। सो वो 11 साल जो पहले सादिया की उम्र 3 टाइम्स थी उम्र की एज की। ओके, सो x इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पर वर्क प्रॉब्लम भी अलजबरा में आते हैं। वर्क प्रॉब्लम के लिए एक ही फार्मूला यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। एक फार्मूले से आप सारे के सारे वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकोगे। If A and B together can complete a piece of work in 15 days and B alone in 20 days, and how many days can A alone complete the work? इसके लिए आपने सिर्फ ये फार्मूला यूज़ करना है, AB is the work of AB is the work of AB, okay, and A is the work of A, B is the work of B alone। okay, तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें कि AB is the work of A and B together, A is the work of A, B is the work of B। okay, तो यहाँ पर you can see if A and B together can complete a piece of work in 15 days। okay, तो यहाँ पर आप 15 लिख दें। A यहाँ पर हमने फाइंड करना है and B alone can complete it in 20 days। ओके, तो 1 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा B का एक दिन का काम। ओके, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। ओके, तो अब A की वैल्यू आप फाइंड करें विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई A इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 60। सो A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। ओके, 1 डिवाइड बाई 60 का मतलब है कि A का एक दिन का काम। ओके, तो डेफिनेटली A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। ओके, अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़ अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़ में क्या आता है, इफ़ x इज़ लेस देन 0 एंड y इज़ लेस देन 0 विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। इसमें ग्रेटर देन 0 क्या होगा। ओके, तो x इज़ लेस देन 0, सो इट मीन दैट x इज़ नेगेटिव, x नेगेटिव नंबर है। ओके, इन द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब ऑप्शन में आप देखें कौन सा नंबर जो है वो नेगेटिव है, विच इज़ ई। ओके, अगर यहाँ पर ई जो है -2x है, अगर -2x के साथ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली ये जो है 0 से ग्रेटर होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। एंड यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, तो यू कैन डायरेक्टली से दैट ई ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन।
क्योंकि x भी लेस देन ज़ीरो है मतलब नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज लेस देन ज़ीरो एंड y इज लेस देन ज़ीरो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू? इसमें ऑलवेज ट्रू कौन सा होगा? ओके, x इज लेस देन ज़ीरो तो इट मीन दैट बोथ द नंबर आर नेगेटिव। दोनों नंबर्स जो है वो नेगेटिव है क्योंकि x भी लेस देन ज़ीरो है, y भी लेस देन ज़ीरो है। ओके, अगर दोनों नंबर्स को आप ऐड कर दें, समेशन ऑफ बोथ नेगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज नेगेटिव लेस देन ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पर समेशन ऑफ बोथ नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन ज़ीरो नेगेटिव, सो द डी ऑप्शन हियर is the correct option. The next most important topic of the quantitative reasoning is geometry. Geometry के related जो mainly question आते हैं वो एंगल्स के रिलेटेड आते हैं कि आप एंगल आप फाइंड करो, एक फिगर आपको दिया हुआ होता है एंड इसमें आपने एक स्पेसिफिक एंगल आपने फाइंड करना है। एंड सेकंड जो क्वेश्चन आते हैं वो पैरामीटर्स के रिलेटेड एंड एरियाज के रिलेटेड आते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का हम डिस्कस करते हैं कि बेसिक कंसेप्ट में ये है कि एक्यूट एंगल जो है वो कौन से एंगल्स होते हैं। इन एंगल विच मेजर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड इन एक्यूट एंगल, जस्ट लाइक दिस एंगल। ये एंगल जो है 90 डिग्री से कम है, 45 एंगल है, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। द नेक्स्ट वन इज राइट एंगल। An angle which measure exactly 90 degree is called a right angle. Okay, वो एंगल जो exactly 90 डिग्री के बराबर हो like this one, तो ये 90 डिग्री का एंगल है and this is the right angle. Okay, so the next one is obtuse angle. Obtuse angle वो एंगल है, an angle that measure greater than 90 degree is known as obtuse angle. Just like this one, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, 120 डिग्री के बराबर है, तो दिस इज एन obtuse angle. Okay, the next one is straight angle. The angle which measure exactly 180 is called straight angle and that is ये angle 180। इस फिगर में स्ट्रेट एंगल्स दिए हुए होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल्स, एंड आपसे ये पूछा गया है कि एक स्पेसिफिक एंगल आप फाइंड करो, तो आपने ये कंसेप्ट आपने यूज़ करना है कि एक स्ट्रेट एंगल जो है 180 के बराबर है, तो आपने फिर प्लस एंड माइनस करके आपने वो स्पेसिफिक एंगल फाइंड करना है। ओके, complementary angles. If two angles add up to measure 90 degree, then they are known as complementary angles. For example, ये दोनों जो angles है 30 and 60, अगर इन दोनों को आप ऐड करें तो ये 90 के बराबर होता है, तो ये दोनों angles को क्या कहते हैं? complementary angles कहते हैं। ओके, समटाइम क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि एक्स वाई और दी एक्स एंड वाई और दी complementary angles, x दिया हुआ होता है एंड y आपने फाइंड करना होता है। ओके, सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स, व्हेन टू एंगल्स एड अप टू 180 then they are known as supplementary angles. ओके, जस्ट लाइक दिस वन, 110 एंड 70 डिग्री, अगर इन दोनों को आप ऐड करें तो ये 180 के बराबर होता है एंड दैट इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अब पैरामीटर्स के रिलेटेड पैरामीटर का डिफिनीशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पैरामीटर ऑफ अ शेप इज डिफाइंड इज द टोटल डिस्टेंस अराउंड द शेप। टोटल डिस्टेंस अराउंड द शेप क्या है? दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? अब इस स्क्वायर का अराउंड टोटल डिस्टेंस क्या है, विच इज़ एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड एंड एक ये साइड, और सारे साइड जो है वो बराबर है, तो a plus a plus a plus a, which is this is the parameter of square which is 4a. okay, अगर एक साइड भी दिया है तो आप स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई 4 विद a. okay, what is the parameter of rectangle? Parameter of a shape is defined as the total distance around the shape. तो यहाँ पर parameter of rectangle क्या होगा? which is 2 into l plus h. l जो है यहाँ पर l प्लस बी प्लस एल प्लस बी। ओके, तो आप इसको l एन l 2l हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, 2 आप कॉमन ले लें तो 2 इंटू एल प्लस एच। ओके, तो ये पैरामीटर फार्मूला है फॉर दी रेक्टेंगल। जो भी प्रॉब्लम इसके रिलेटेड आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकोगे यूजिंग दिस फार्मूला।
अब वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं? अब फॉर एग्जांपल एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। अब इस पे जो अपोजिट एंगल बनता है, दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो ए एंड ए हमेशा बराबर होगा। सिमिलरली बी एंड बी आर कॉल्ड द वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी बराबर होगा। ओके, तो अब इस पर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फिगर है एंड ये एंगल्स दिए हुए हैं। ओके, तो उसमें हमने क्या करना है, इन द फिगर बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी हमने फाइंड करना है। इन बी एग्जैक्ट एंगल हमने फाइंड करना है। बी लाइक यू कैन सी बी का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, 2a है, लेकिन ऑप्शन में 2a अगर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है। ओके, तो since the vertical angles are equal, the two unmarked angles are 2b and 4a. ओके, यहाँ पर 2b होगा, ये 4a होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, एंड ये 2b होगा, वर्टिकली अपोजिट है। ओके, since the sum of all angles is now 360, अब ये कंप्लीट एंगल यहाँ पर बनता है एंड दैट इज इक्वल टू 360। आप सबको 8 करें एंड दैट इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पर हम जानते हैं that b is equal to 2a, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, तो यहाँ पर b की जगह पर आप 2a लिख दें, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10a बन जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 360 इज इक्वल टू 10a प्लस 10a। ओके, ये 10a ऑलरेडी है एंड 5 इंटू बी की जगह पर 2a लिख दें, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 10a। तो ये 20a इज इक्वल टू 360 इन a की वैल्यू आपके पास आ गई विच इज़ 18। तो a की वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड जो है वो b की वैल्यू है। तो आप एक इस इक्वेशन में a की वैल्यू आप पुट करें। जब आप a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ b इज इक्वल टू 300, b इज इक्वल टू 36। b की वैल्यू क्या होगी, 36। तो ये एक ज्योमेट्री के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, अर्थमेटिक के रिलेटेड एंड अलजबरा के रिलेटेड। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ इन द फिगर बिलो द एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर इज 85% ऑफ द एरिया ऑफ द एंटायर सर्कल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ w। ओके, अगर ये शेडेड जो एरिया है वो 85% ऑफ द टोटल सर्कल है। ओके, 85%। ओके, तो हमने क्या करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ w हमने फाइंड करना है। Since the shaded area is 85% of the circle, it means that the unshaded area, which is the white area, is 15%. Okay, definitely that would be 15%. Okay, and यहाँ पर सर्कल में एक कंप्लीट एंगल बनता है which is 360. तो ये you can say that so W is 15% of 360. ओके, तो ये परसेंटेजेस के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, 15 into 1 divided by 100 multiply by 360. So 15 into 1 divided by 100 से 0.15 आता है, multiply by 360 and that is equal to 54. तो ये पोर्शन कितना है, 54. W is equal to 54. Okay, so that's all in this video. क्वांटिटेटिव रीजनिंग का कंप्लीट पोर्शन, अर्थमेटिक, अलजबरा इन ज्योमेट्रिक हमने डिस्कस किया। ज्योमेट्रिक में फिर भी हमने कम एमसीक्यूज एंड कम कंसेप्ट पॉलीगॉन्स के रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे। ज्योमेट्री के रिलेटेड कंप्लीट ज्योमेट्री के रिलेटेड कंसेप्ट होगा, तो आप उसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।